नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष जंवर। लेकर आया हूं आज आपके लिए विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश। हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है और इसके द्वारा हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? ये एक दर्पण है जो ठोस माध्यम है, ये हवा माध्यम है इधर की तरफ। ये कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण के ऊपर जा रही है और ये यहाँ से टकराने के बाद में वापस लौट रही है उसी माध्यम में। तो ये परावर्तन है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो जाने वाली किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और जो टकराकर वापस लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये दर्पण जो है उसके 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा बनती है इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण, इसके मध्य जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे आई के द्वारा लिखा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर के द्वारा लिखा जाता है। यह है हमारा परावर्तन। परावर्तन के नियम अभी हमने पढ़ा था। परावर्तन, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह होता है आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। पहला नियम होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन का कोण होगा, यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यदि कोई किरण अभिलंब से 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो अभिलंब से टकराने के बाद में वापस 45 डिग्री के कोण पे ही वो परावर्तित होती है। तो ये होता है पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा है कि ये जैसे हवा माध्यम है, इस हवा माध्यम में ही तीनों चीजें हैं। आपतित किरण भी इसी माध्यम में है, अभिलंब भी इसी माध्यम में है और परावर्तित किरण भी इसी माध्यम में। तो दूसरा नियम हो गया, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। हम देखेंगे कि एक ये समतल सतह वाला दर्पण है और ये खुरदरी सतह वाला दर्पण है। समतल सतह वाला जो दर्पण है उसके मैंने 3 अभिलंब लिए हैं, ये 3 अभिलंब लिए हैं। इन अभिलंब पे ये आपतित किरण है। परावर्तन के नियम के अनुसार जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। इसमें भी देखो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। हम देखेंगे कि तीनों आपतित किरणें आपस में समानांतर है और तीनों ही परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर है। तो इसका मतलब कि ये नियमित परावर्तन है। जहां तीनों किरणें आपस में समानांतर है वो नियमित परावर्तन है। और यहां देखेंगे हम, ये दर्पण जो है, दर्पण से 90 डिग्री के कोण पे अभिलंब है, अभिलंब से ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है उतना ही। ये दूसरी आपतित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। हम देखेंगे कि यहाँ आपतित किरणें तीनों ही असमानांतर है, यानी कि यहाँ परावर्तन नियमित नहीं होता है, इसलिए इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं और इसके द्वारा किरणें फैलती है। ये विसरित परावर्तन हमेशा खुरदरी सतह वाले दर्पण के द्वारा होता है, जबकि नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह वाले दर्पण से होता है। दर्पण दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन होता है जिसके द्वारा हम अपना चेहरा देखते हैं, इसमें एक तरफ परावर्तक पॉलिश लगी होती है, ये है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, ये एक खोखले गोले से मिलकर बना होता है। इस खोखले गोले के 2 प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं हम, एक तो अंदर वाली धसे हुई सतह पर और दूसरा उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर सकते हैं। तो यहाँ जो उभरी हुई सतह है वो परावर्तक सतह का कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं उभरी हुई से बनता है उत्तल। ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर धसी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। जैसे पहला है ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं और इसे पी से लिखा जाता है। क्या होता है ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जो परावर्तक पॉलिश होती है
इस परावर्तक पोलिस का मध्य बिंदु अब है वक्रता केंद्र C और वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों खोखले गोले से मिलकर बने होते हैं। इन खोखले गोलों का जो केंद्र होता है इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसके C द्वारा लिखा जाता है, और इसमें ये रहा वक्रता केंद्र। इन वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये है अवतल दर्पण जिसमें ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या होता है? ये पोल, ये वक्रता केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं और फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, क्या होता है? ये कोई दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु जो है इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और ये जो उत्तल दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद ये किरण ऊपर की तरफ जा रही है और ये किरण जिस बिंदु से आती हुई अपने को प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, जो मुख्य अक्ष को काटता है। तो क्या होता है फोकस बिंदु? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस बिंदु और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। प्रतिबिंब हमेशा पूछे जाते हैं अवतल दर्पण के और उत्तल लेंस के। क्या होता है इसमें? अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरणों की जानकारी होना जरूरी है। पहली किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ये समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है, ये फोकस बिंदु। इसी प्रकार इसमें अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। दूसरा नियम जो है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें देखिए जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर आपतित होती है, ये आपतित हो रही है फोकस बिंदु में से, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी किरण होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो ये जितना कोण बनाते हुए आपतित हो रही है उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ देखिए ये कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है तो ये जितना कोण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। तो हमें 3 किरणों का ज्ञान होना जरूरी है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है तो दर्पण में से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होकर गुजरेगी। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी किरण, जब प्रकाश की किरण ध्रुव में से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हम ये जो अवतल दर्पण का चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन में इसके 5 स्टॉप मानते हैं, 5 जगह पर बिंदु मान सकते हैं, 5 जगह पर वस्तु पड़ी हुई है। जैसे एक F पर पड़ी हुई है, दूसरा ये एक F पर पड़ी हुई है, दूसरा F और C के मध्य पड़ी हुई है, C यानी वक्रता केंद्र, तीसरा माना कि वक्रता केंद्र पर पड़ी हो, चौथा ये जो अनंत है इसके और C के मध्य पड़ी हुई है, इसको हम चौथा स्टेशन मान लेते हैं, चौथी स्थिति मान लेते हैं, और 5वीं स्थिति होती है अनंत पर। तो वस्तु निम्न में से 5 स्थानों में से कोई भी स्थान पर पड़ी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 1 नंबर पर। हमें बिंब और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर 6 करना है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर 6 करना है। या यूं समझो कि जैसे हम
बिंब रखते हुए एक इस स्टेज पर रखेंगे 5 नंबर पर, तो उसका प्रतिबिंब 1 नंबर पर बनेगा। बिंब हम 4 नंबर पर कर देंगे तो उधर से उल्टा चलता हुआ आएगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा 2 नंबर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 5 नंबर पर बनेगा। यानी कि बिंब अगर हम एक स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें कौन सी स्थिति पर प्राप्त होगा, 5 स्थिति पर। अगर बिंब को हम 2 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा 4 स्थिति पर। बिंब को हम 3 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 3 पर प्राप्त होगा। बिंब को हम 4 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें 2 स्थिति पर प्राप्त होगा, और बिंब को हम 5 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें 1 स्थिति पर प्राप्त होगा। यानी कि ये बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कहां बनेगा उसकी स्थिति आपको समझ में आई। अभी हमने देखा कि बिंब की स्थिति होती है, उसके आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। जैसे बिंब अनंत पर था तो उसके प्रतिबिंब ए पर बन रहा था, बिंब सी और अनंत के मध्य था तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के मध्य बन रहा था, बिंब सी पर था तो उसका प्रतिबिंब सी पर बन रहा था, बिंब एक स्टेप आगे यानी सी और एफ के मध्य था तो प्रतिबिंब सी और अनंत के मध्य बन रहा था। अब बिंब अगर एफ पर है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा। अब है प्रतिबिंब का आमाप, यानी प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा। तो वस्तु जब अनंत पर हो तो बहुत बड़ी होती है जैसे सूर्य, और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है यहाँ। तो वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है अत्यंत छोटा। अब वस्तु एक स्टेप आगे आएगी सी और अनंत के मध्य, तो साइज पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बिंब की अपेक्षा छोटा होगा। और तीसरी स्थिति है जब सी पर हो तो बराबर आकृति का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में बिंब अगर आगे बढ़ेगा और यानी सी और एफ के मध्य आएगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, और जब वस्तु एफ पर पड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत के लिए अत्यंत छोटा बनेगा, अनंत और सी के लिए छोटा बनेगा, सी के लिए बराबर बनेगा, और सी और एफ के लिए बड़ा बनेगा, और एफ के लिए अत्यंत बड़ा बनेगा। यानी एक स्टेप हमेशा बड़ा होता जा रहा है। अब है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और वास्तविक बनेगा या आभासी। आभासी का मतलब होता है कि किरणें मिलती नहीं है, हम मिलता हुआ मानते हैं, अपन सोचते हैं कि मिल रही होगी, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमने देखा कि साइज जो होती है प्रतिबिंब की वो डिपेंड करती है बिंब की स्थिति पर, और उसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो अवतल दर्पण के लिए हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा सा डायग्राम बनाना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले चांदी की सहायता से दर्पण बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ बिंदु P अंकित करेंगे, तथा हम अपनी सुविधा के लिए कि अच्छा चित्र बने उसके लिए हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु C अंकित करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु C जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होती है उस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिंदु F अंकित करेंगे। हम स्केल की सहायता से C, F और P को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे जो हमारा मुख्य अक्ष होगा। अब हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, अतः हम स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण बिंदु F में से होकर गुजरती है। तो परावर्तन के बाद यह F में से होकर गुजरती है, तो हम स्केल की सहायता से F के ऊपर से बिंदु रेखा गुजार देंगे। उसके बाद में हम दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद यह भी मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस बिंदु में से होते हुए परावर्तित हो जाएगी। अब इस प्रकार हमारा अच्छा सा चित्र बनेगा। और अब है इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब का आमाप यानी प्रतिबिंब किस साइज का होगा। तो प्रतिबिंब हम जानते हैं कि वस्तु बहुत बड़ी है और उसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये अत्यंत छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि किरणें आपस में मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और ये उल्टा बनेगा जो हमें अगले चित्र में दिखाई देगा कि उल्टा। अब दूसरी स्थिति में जब वस्तु यानी बिंब अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य हो, ये वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य है, ये हम 1.5 सेंटीमीटर के लगभग ले लेंगे।
एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी जो ये दिखाई दे रही है, और ये परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजरेगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए गुजार दो तो ये किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। तो यह जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती है, इस बिंदु पर यह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति है सी और एफ के मध्य। ये सी और एफ के मध्य हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और प्रतिबिंब का आमाप जो होगा वो प्रतिबिंब ये है और प्रतिबिंब ये है, यानी कि ये बिंब से छोटा है, और किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इसलिए प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। तीसरी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए डायग्राम के द्वारा। यह हमारा दर्पण है, ये बिंब है जो सी पर पड़ा हुआ है, और ये बिंदु एफ है। हमें दो किरणें गुजारनी है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही है, ये निशान जाने का है, आपतित होने का है, और तो वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से गुजरते हुए आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, यहाँ हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो उल्टा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी बिंदु सी पर बन रहा है, इसलिए सी पर, और आमाप क्या है, उसका साइज क्या है, तो उसका साइज बिंब के बराबर है, वस्तु के बराबर है। और उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति है वास्तविक और उल्टा। ये वास्तविक बन रहा है जो किरणें आपस में काट रही है इसलिए, और ये उल्टा बन रहा है इसलिए इसकी प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो। यह सी और एफ के मध्य वस्तु पड़ी हुई है, इससे दो किरणें निकल रही है। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती है, यहां पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बन रहा है। अब है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी और अनंत के मध्य, और आमाप हो गया, इसका साइज हो गया वस्तु से बड़ा है, ये वस्तु है इससे बड़ा ये दिख रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। अब है अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यह वस्तु है जो फोकस बिंदु पर पड़ी हुई है, इससे हमें कोई सी भी दो किरणें गुजारनी है। जो हमने 3 किरणें बताई थी उसमें से 2 किरणें लेनी है। पहली किरण हम ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। दूसरी किरण चूंकि फोकस में से होकर गुजारनी होती है, लेकिन यहाँ फोकस में से होकर नहीं गुजरेगी, इसलिए हम ध्रुव में से होकर गुजारेंगे कि जब कोई किरण ध्रुव में से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ दोनों किरणें हम देखेंगे कि आगे कहीं ना कहीं मिलती हुई जरूर दिखेगी, अतः इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, और चूंकि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसलिए आमाप हो जाएगा वस्तु से अत्यंत बड़ा, और चूंकि ये किरणें आपस में मिलेगी इसलिए वह प्रतिबिंब होगा वास्तविक एवं वस्तु से उल्टा। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, इसके बीच में ये वस्तु पड़ी हुई है। जहां से 2 किरणें गुजारते हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं, तो ये किरण फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। दूसरी किरण हम पोल में से होकर गुजारेंगे तो ये परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों किरणें दूर हो रही है इसलिए हमें लगेगा कि ये पीछे से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे डॉट डॉट वाली लाइन से मिलाते हुए आगे ले जाएंगे। तो ये हमें एक बिंदु पर काटती है जहां वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस चित्र में हमें दिखाई देता है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो ये दर्पण के पीछे की तरफ है। प्रतिबिंब का आमाप क्या है, तो चूंकि वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, इसलिए वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि प्रतिबिंब देखो ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है इसलिए सीधा बनेगा, और चूंकि किरणें आपस में डॉट 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 द्वारा मिला रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी दिखाई देगा। अभी तक हमने देखा कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं
अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, अत्यंत छोटा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जब वस्तु अनंत एवं C के मध्य हो तो प्रतिबिंब C एवं F के मध्य बनेगा, छोटा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर बनेगा, बराबर वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु C और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब C और अनंत के मध्य बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु F पर हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये पांचों जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके द्वारा बन रहे हैं। ये वाला अपवाद है, जब वस्तु F और P के मध्य हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। ये अपवाद है। अब है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के मुख्य उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट यानी अग्रदीप में, सेविंग दर्पणों में। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण को काम में लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसलिए दंत विशेषज्ञ उसको दांत को फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य सेट करते हैं, जिससे उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अनंत से आता है और उसका प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पर बनता है, जो कि अत्यंत छोटा होता है। इस प्रकार सारे सौर प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए इसको सौर भट्टियों में काम में लिया जाता है। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसके लिए हम सबसे पहला ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर पड़ी हो। ये उत्तल दर्पण का बनाया हमने। ये वस्तु जो अनंत में पड़ी हुई है उससे आने वाली किरणें सभी मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और ये दर्पण में से परावर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाती है, जो हमें F बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम डॉट डॉट वाली लाइन से बना देते हैं। दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये किरण परावर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाती है, ये भी हमें F बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें F बिंदु पर मिल रही है तो बिंब की स्थिति होती है अनंत पर। तब प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे F पर, दर्पण के पीछे F पर, तथा प्रकृति होगी, क्योंकि किरणें आपस में मिल नहीं रही है, हम मान रहे हैं कि ये मिल रही है, इसलिए आभासी होगा और सीधा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा। अब है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसमें अनंत के अलावा दूसरी स्थितियां कोई सी भी हो, वस्तु जैसे दर्पण की इस साइड में पड़ी हुई है, ये वस्तु है, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद वो बाहर की तरफ चली जाएगी, जो हमें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा F बिंदु है। दूसरी किरण पोल यानी ध्रुव के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। ये किरण हमें दर्पण की दूसरी सबसे आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को काटती है, वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो बिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के लिए कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? हमेशा दर्पण के पीछे की साइड में बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये प्रतिबिंब, क्योंकि किरणें आपस में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई मानते हैं, इसलिए आभासी होगा तथा सीधा प्रतिबिंब हमें बनेगा। प्रतिबिंब का आमाप क्या होगा? उससे छोटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा पीछे की तरफ आभासी एवं सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग जो है वो वाहनों में साइड ग्लास के रूप में, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि वाहनों की साइड ग्लास में कौन सा दर्पण काम में आता है, तो वो है उत्तल दर्पण। रोड लाइट में प्रकाश को फैलाने के काम आता है। घुमावदार रोड हो वहाँ पर मोड़ को दिखाने के लिए ये उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। दुकानों में सुरक्षा दर्पणों के रूप में इसको काम में लिया जाता है। सन ग्लास और दूरबीन बनाने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में और कंपटीशंस में इनसे संबंधित कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु है तो वो हमेशा प्लस में है, और नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा माइनस में है। ऊपर की तरफ बन रहा है तो प्लस में, नीचे की तरफ बन रहा है तो माइनस में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बने तो ऊपर की तरफ है तो प्लस में, नीचे की तरफ है तो माइनस में।
कहने का मतलब है कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो प्लस में होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो वो माइनस में होगा। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। इसी प्रकार दर्पण से बिंब की दूरी जो होती है वो हमेशा प्लस में होती है। दर्पण से बिंब की दूरी को यू कहते हैं और वो हमेशा प्लस में होती है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अगर वापस इसी दिशा में है, बाईं तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो बिंब की दूरी जो v कहलाएगी और वो हमेशा माइनस में होगी। यानी कि बाईं तरफ ही अगर प्रतिबिंब बन रहा हो तो माइनस में होता है, दाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा हो तो प्लस में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ वस्तुओं की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है प्लस में होती है। बिंब की ऊंचाई को हम h1 से लिखते हैं तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 से लिखते हैं। मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस होता है, जबकि बिंब, ये जो दर्पण होता है, दर्पण की बाईं तरफ की दूरी जो होती है u, यानी बिंब से दर्पण की दूरी ये प्लस में होती है, और अगर प्रतिबिंब भी इसी दिशा में बन रहा है बाईं तरफ तो माइनस में उसकी दूरी होगी, v के द्वारा लिखा जाता है, और अगर दाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी दूरी प्लस के द्वारा लिखी जाएगी। दर्पण सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि और लेंस सूत्र होता है जो आगे आएगा वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है। याद रखने की तरकीब, 3 अक्षर है इसलिए तीनों प्लस है, माइनस नहीं होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f जो है फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है और u दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब है आवर्धन, जिसे m से लिखा जाता है। आवर्धन क्या होता है कि कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु को कितना बड़ा कर सकता है वो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटेवा बिंब की ऊंचाई h1। इस सूत्र के द्वारा हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। या m बराबर माइनस v बटेवा u, यानी कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बटेवा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के माइनस ऋणात्मक अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।